चल, संविधान की बेसिक क्लास खत्म हो गई है ना। तो संविधान की मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से दो फेस में मैं करता हूं। बेसिक क्लास तो कॉमन हो गई, इंट्रोडक्टरी क्लास कॉमन हो गई। उसके बाद कभी मैं शुरू करता हूं संवैधानिक इतिहास से भाग 4 क तक एक चरण ये हो गया। और बेसिक क्लास के बाद कभी कभी मैं शुरू करता हूँ भाग 5 से रेस्ट संविधान, बाकी शेष संविधान। तो इस क्लास में शाम को शुरू हो रहा है बेसिक क्लास के बाद ये वाला हिस्सा, ठीक। फिर ब्रेक लग जाएगा क्योंकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, ये ब्रेक लग जाएगा। ये यहाँ शाम को मैं यहाँ तक ख़त्म करूँगा, फिर कोई और विषय में जंप कर जाएंगे, जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे जंप कर जाएंगे। उसके बाद फिर समय आएगा इसका टुकड़े में, क्योंकि क्या होगा, इतना लंबा चलेगा, बोर हो जाओगे। और ये बहुत विषय ऐसा है कि कंसेप्ट भी है और फैक्चुअल भी है। नोट्स वो दे है ना, ओला तो ओला दे दे। तू तेरे पास ये है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से अपन शुरू करेंगे। और आज पहली क्लास शुरू होती है संवैधानिक विकास के चरण। अब संवैधानिक विकास के चरण हम ये क्यों पढ़ने वाले हैं? देखो, आपको लगेगा इतिहास है, लेकिन इतिहास नहीं है, संविधान का इतिहास है। संविधान का जो निर्माण हुआ उसका इतिहास है ये। कैसे? अंग्रेजों ने जब भारत में शासन प्रारंभ किया तो आपको याद होगा बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। और आपको पता है इसी युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 1765 में अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई दीवानी अधिकार। क्या मिल गया? दीवानी अधिकार। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। जो आज का, उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसा नहीं था। उस समय केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा तो बाद में बने हुए राज्य हैं, लेकिन हम क्षेत्र की पहचान करने के लिए बोल रहे हैं। उस समय जो इनको दीवानी अधिकार मिले थे वो आज के बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, ठीक। यहाँ के दीवानी अधिकार मिल गया तो पहली बार यहाँ से अंग्रेज़ों का भारत में अप्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया। अंग्रेज़ों का भारत में अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बादशाह, ये शासक नहीं बने थे। बंगाल का नवाब भी था, मुग़ल बादशाह भी था, लेकिन राजस्व, इन क्षेत्रों के राजस्व और सामान्य प्रशासन की बागडोर अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। यहाँ से शासन इनका शुरू हो गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये बंगाल, समझ जाओ बंगाल, तो बंगाल में इन्होंने अपना एक शासक नियुक्त किया जिसको ये कहते थे गवर्नर। जिसको क्या कहते थे? गवर्नर, ठीक। तो बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त कर दिया और पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। अच्छा, लेकिन अंग्रेज़ों का, जब अंग्रेज़ों ने भारत में शासन चलाया तो उनकी एक खासियत थी कि उन्होंने बाकायदा कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर शासन किया है। भारत में उन्होंने शासन बाकायदा कानून बनाकर किया है। अब 1773 में इस प्रकार का पहला कानून भारत में शासन के लिए अंग्रेज़ बनाते हैं, जिसे कहा गया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। पहला अंग्रेज़ों का भारत में पहला अधिनियम कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो अंग्रेज़ी शासन है उसको हम दो चरण में देखेंगे, दो चरणों में पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों का जो भारत में शासन रहा दो चरणों में। एक, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापारी बनकर, उन्होंने शासन स्थापित किया। और एक समय ऐसा आएगा जिसको हम बोलेंगे क्राउन शासन, ठीक। तो भारत में अंग्रेजी जो शासन चला वो दो चरणों में चला है। एक पहला कंपनी शासन, और इसको कहाँ से मानेंगे? 1773 से लेकर 1858 तक इसको कंपनी शासन कहा जाएगा। मतलब
जो भी अधिनियम भारत में शासन के लिए बनाए जाएंगे वो कंपनी के शासन में बनेंगे। लेकिन इसी बीच में हम लोगों ने पढ़ा था 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद कहानी ये बदल जाएगी कि वहाँ विक्टोरिया बैठी है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। वो क्या करेगी, कंपनी को समाप्त कर देगी और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लेगी। तो उसके बाद शुरू हो जाएगा 1857 के बाद भारत में कौन सा शासन, क्राउन शासन। तो अंग्रेजों का ये जो शासन है वो 2 चरणों में हम पढ़ेंगे। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ तक 1773 से जो कानून बनाना शुरू किया, भारत की स्वतंत्रता तक उन्होंने कानून बनाया। ठीक, तो ये जितने भी अधिनियम अंग्रेजों ने बनाए इसको हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। एक कंपनी शासन के तहत बनाए गए अधिनियम और एक क्राउन शासन के तहत बनाए गए अधिनियम, यही पढ़ना है आपको। चलो अब देखो, कंपनी शासन 1773 से लेकर 1858 तक और 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन शासन। ठीक, अच्छा यहाँ डॉट लगा है, इसको थोड़ा, हाँ। अब आइए, सबसे पहले तो हमें रूपरेखा याद करनी चाहिए। रूपरेखा, प्लॉट याद रहेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला ही टॉपिक है ये वाला और यहाँ चुनौती है याद रखने की, रटने की कला आपकी यहाँ काम आएगी। लेकिन इस दौरान शायद मैं आपको रटने की भी साइंटिफिक कला का विकास कर सकूं, क्योंकि रटा एकदम बैल की तरह नहीं जाता, चीज़ों को रिलेट करके कैसे उसको तैयार किया जाता है वो सीखोगे। चलिए, तो सबसे पहले हम रूपरेखा, कंपनी शासन के तहत सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह सही याद रखना है। सबसे पहला अधिनियम अंग्रेजों का भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरा एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो भारत में अंग्रेजों का सबसे पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा एक्ट कौन सा आया, एक्ट फॉर द सेटलमेंट 1781, एक्ट फॉर द सेटलमेंट 1781, याद करना है यहीं। अगला अधिनियम आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अगला अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अंग्रेजों का भारत में पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद चार्टर अधिनियम, 4 चार्टर अधिनियम आएंगे। 4 कितने चार्टर अधिनियम आएंगे, कहाँ गया? इसके बाद चार्टर अधिनियम आएंगे, कितने आएंगे, इनकी संख्या है 4, यहाँ पे लिख देना ना 4 चार्टर अधिनियम आएंगे 4। प्रथम चार्टर अधिनियम का ईयर याद रखना है, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1793। तो 4 चार्टर एक्ट आएंगे, मतलब प्रथम चार्टर अधिनियम, द्वितीय चार्टर अधिनियम, तृतीय और चतुर्थ। ठीक, तो पहला चार्टर अधिनियम 1793, पहला चार्टर अधिनियम 1793 और उसके बाद तीनों चार्टर अधिनियम 20-20 साल के अंतर में है, तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं। 20 साल प्लस कर दो 1813, फिर 20 साल प्लस कर दो 1833, फिर 20 साल प्लस कर दो 1853। प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, प्रथम चार्टर अधिनियम 1793। तो अब तक ये, और कंपनी शासन के तहत ये अंतिम अधिनियम है, ये अंतिम है, क्योंकि इसके बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो क्राउन शासन के तहत आएगा। तो चलो, कंपनी शासन के तहत क्रमवार अधिनियम, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आ गया चार्टर अधिनियम, प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, दूसरा, तीसरा, चौथा आसान है, दूसरा 1813, तीसरा 1833, चौथा 1853। और कंपनी शासन के तहत अंतिम अधिनियम कौन सा हुआ, चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1853। बात क्लियर है, ये हो गए। अब उसके बाद अपन चलते हैं क्राउन शासन के तहत। क्राउन शासन आ जाइए। क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम, शासन या सरकार एक ही होता है ना। भारत शासन अधिनियम 1858।
तो क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसके बाद आएगा भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद क्या आएगा? भारतीय परिषद अधिनियम। इसको भी अलग कलर से बोल्ड कर देना है। ये आएंगे कितने? 3। कितने आएंगे? 3 भारतीय परिषद अधिनियम आएंगे। 3 भारतीय परिषद अधिनियम। ईयर याद रखना है अपने को। देखो 1861, 1892, 1909। तो ऐसे याद रख सकते हो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम, द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम, तृतीय। तो भारतीय परिषद अधिनियम कब कब आए भैया? 1861, 1892 और 1909। 3 भारतीय परिषद अधिनियम कब कब आए? 1861, 1892, 1909। 3 भारतीय परिषद अधिनियम, पहला 1861, 1892 और 1909। 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। 1909। ठीक, आगे बढ़िए। ये 3 हो गया। ये देखो, प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1861, द्वितीय 1892, तृतीय 1909। अब ये जो तृतीय भारत परिषद अधिनियम है, ये पॉपुलरली जाना जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार। पूछा जाएगा आपसे, मॉर्ले मिंटो सुधार, कौन सा अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तृतीय भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तृतीय भारतीय परिषद अधिनियम 1909। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि ये मॉर्ले मिंटो कौन है? तो ये 2 आदमी हैं, एक ही नहीं है, 2 आदमी। पहला जो मॉर्ले है, ये है भारत राज्य सचिव के पद पर। ये कौन है? भारत राज्य सचिव। ये है भारत राज्य सचिव। और ये जो दूसरा नाम है, ये इस समय है, आप समझ जाइए, ये है भारत का वॉइस रॉय। ये कौन है? भारत का वॉइस रॉय। अभी सब समझ जाओगे कब वॉइस रॉय आया, कब क्या आया, समझ जाओगे। फिलहाल के लिए बस इतना जानो। मॉर्ले मिंटो सुधार में मॉर्ले कौन है? भारत राज्य सचिव। और मिंटो कौन है? भारत का वॉइस रॉय। ठीक, वो हम डिटेल में घुसेंगे ना, तब जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना। तो कौन सा अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब उसके बाद जो अगला अधिनियम आएगा, वो आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ये दूसरा भारत शासन अधिनियम है। पहला ये था, उधर था 1858, और ये दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919। अब आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। तो चलो, क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। फिर आएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 3। पहला 1861, दूसरा 1892, तीसरा 1909। और ये जो तीसरा वाला है, यही जाना जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। अगला अधिनियम जो आएगा वो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। अगला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद ये आप पढ़ोगे केवल रिलेट करने के लिए, कोई अधिनियम नहीं है, लेकिन क्या है, अधिनियम में जो प्रावधान है ना, उनसे इनका संबंध है। तो मैं आगे बढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अधिनियम नहीं है। अब जो अगला अधिनियम आएगा इसके बाद, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। वो है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम आपने पूरे उसमें 3 देख लिया है। एक भारत शासन अधिनियम 1858 देखा, एक भारत शासन अधिनियम 1919 देखा, और एक देखा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, तो क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम कौन सा भैया? भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, उसके बाद 3 भारतीय परिषद अधिनियम आएंगे, 1861, 1892 और 1909। उसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1919, और फिर आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये अंग्रेजों का भारत में अंतिम अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंग्रेजों का भारत में आखिरी अधिनियम कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब यहाँ से कैसे भी इस चार्ट से पूछे, अंग्रेजों का भारत में पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
या कंपनी शासन का भी पहला अधिनियम है। कंपनी शासन के तहत अंतिम अधिनियम चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1853, है ना, चतुर्थ कंपनी शासन। क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858, और क्राउन शासन का अंतिम बोलो या फिर अंग्रेज़ों का भारत में अंतिम बोलो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये प्लॉट है, ये प्लॉट आपके मन में रहना चाहिए शुरू करने से पहले। चलो भैया, अब वहाँ अपने दिमाग पर जितना जोर दोगे दिमाग उतना धार प्राप्त करेगा। भाई अंग्रेजी शासन भारत में 2 चरणों में विभाजित की गई है। पहला है कंपनी शासन, दूसरा है क्राउन शासन। कंपनी शासन कहाँ से कहाँ तक? 1773 से 1858 तक ना, और क्राउन शासन कहाँ से कहाँ तक? 1858 से भारत की स्वतंत्रता तक। कंपनी शासन अंग्रेजों का भारत में पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, अब बारी आ गई 4 चार्टर अधिनियमों की। 4। प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, ये खास याद रखना, प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, अब आसान हो गया। द्वितीय 1813, तृतीय 1833, चतुर्थ 1853। कंपनी शासन के तहत अंतिम अधिनियम यही है, चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1853। फिर हो जाएगा 1857 में विद्रोह, और इस विद्रोह का परिणाम ये होगा कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में समाप्त कर देगी और भारत का शासन की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले लेगी, और शुरू हो जाएगा भारत में कौन सा शासन? क्राउन शासन। क्राउन जान लो, ताज, क्राउन शासन। अब क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम कौन सा भैया? भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक, इसके बाद आएंगे 3 भारतीय परिषद अधिनियम। 3, प्रथम 1861, द्वितीय 1892, तृतीय 1909, और ये जो तृतीय वाला है ये खास नाम से इतिहास में चर्चित है, मॉर्ले मिंटो सुधार। अगला अधिनियम आएगा भारत शासन अधिनियम 1919, और ये इतिहास में प्रसिद्ध है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। भारत शासन अधिनियम 1919 किस नाम से प्रसिद्ध है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव, सेम ऊपर की तरह, और चेम्सफोर्ड उस समय का भारत का वॉइसरॉय। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद अगला अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935, और उसके बाद अंग्रेजों का अंतिम अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऐसे याद होना चाहिए जैसे मेरे को आता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मेरा दिमाग आगे चलता जाता है। तो ये याद रखने के लिए अब आपको कैसे याद होगा? ऐसे एक बार पढ़ लिए और चल दिए तो ऐसे याद नहीं होता जैसे मुझे याद है। ऐसा याद करने के लिए मैंने उसको कम से कम, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो प्लॉट रटा और कम से कम 4-5 बार बिना देखे पूरा क्रम से लिख डाला। ठीक, उसके बाद ये प्लॉट बना लिया, इसके बाद इसके अंदर के शॉर्ट नोट्स बनाए। जब अंदर हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट नोट्स बनाए, वो भी अभी सिखाऊंगा। फिर क्या किया, जब पूरा अधिनियम 1947 तक याद कर लिया, फिर लिखा 3-4 बार बिना देखे, लिखा शुरू से लेकर आखिरी तक बिना रुके, और फिर चिपका दिया सामने। मैं गलत जगह चिपकाता था, आप लोग शायद उससे सहमत ना हो। मैं बाथरूम में कोमोड के सामने चिपकाता था। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है सुबह सुबह मैं जाऊंगा तो मैं एकदम ताज़ा, जो एकदम रिवीजन वहाँ मेरा चालू रहेगा ना। इस तरह से मैं सप्ताह भर इसको रख दिया, रोज देखता था, रोज 10 मिनट रिवीजन, दिमाग में बैठ गया साला। क्रम से मैं अभी भी आपको पूरा अधिनियम एकदम क्रम से चला जाऊंगा, 90% एक्यूरेसी के साथ, एक के बाद एक, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ठीक, तो ऐसा एकदम ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और हो गया काम, है ना। वो बार बार रिवीजन मांगता है, कोई भी विषय मांगता है। चलिए अंदर चलते हैं। प्लॉट हो गया ना, अब आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अब अंदर के प्रावधानों पर चलेंगे। ठीक,
मैं पहले आपको केवल वो चीज़ें चिन्हांकित करूंगा जिसके चांसेस 80% होते हैं। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जिसको मैं छोड़ दिया, जिसको बाद में गया, इसका मतलब उसके चांसेस कम हैं। तो जिसको 80% में रखा पहले, वो एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, और जिसको मैंने छोड़ दिया, बाद में किया, आखिरी में, इसका मतलब 20%, उसका वेटेज 20%, मतलब एकदम कंठस्थ ना हो तो भी चलेगा, लेकिन उसको भी पढ़ना है। जब भी गुजरोगे एक बार कंठस्थ चीज़ें कर डालो, उसके बाद जो बची हुई चीज़ें उसको भी, हाँ ये 1773 में ये भी है, ये भी है, ये भी, ऐसा। चलो, पहला चीज़ हुआ। अभी आपको मैंने बताया कि 1773 से पहले बंगाल में गवर्नर नियुक्त तो हुआ करते थे इनके ना। चलो यहाँ आ जाता हूँ, कहाँ गया चार्ट, ये बताया था मैंने आपको, ये रेगुलेटिंग एक्ट पहला बताया, बंगाल में इन्होंने गवर्नर नियुक्त कर दिया। लेकिन 1765 से कहानी शुरू हुई, 1773 तक अंग्रेजों ने बम्बई भी नियंत्रण में ले लिया, मद्रास भी नीचे नियंत्रण में ले लिया। बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास ये भी इनके नियंत्रण में आ गया। पहले तो 1765 में बंगाल पकड़े, लेकिन 1773 पहुँचते पहुँचते ये जो आपको नक्शे में दिख रहा है, बम्बई लंबा था ना उस समय, गुजरात, बम्बई और कुछ वो क्षेत्र भी शामिल थे। बम्बई बड़ा था उस समय, और मद्रास नीचे का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब मद्रास में थे ना। तो वो इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, इतिहास में आप जान जाओगे, जब इतिहास पढ़ेंगे ना अपन, तो उतना मैं इसलिए जान ही रहा हूँ। तो आप इतना बस समझ लो कि 1773 पहुँचते पहुँचते अंग्रेज़ों के नियंत्रण में 3 बड़े बड़े हिस्से आ गए, एक बंगाल, एक बम्बई, एक मद्रास। इन लोगों ने इन क्षेत्रों में शासन के लिए यहाँ भी गवर्नर नियुक्त कर दिया और यहाँ भी एक गवर्नर नियुक्त, तो 3 गवर्नर नियुक्त कर दिए। अधिकारी, प्रशासन के लिए अधिकारी नियुक्त किया, जिसे क्या कहा गया, गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर। अब जब ये तीनों नियंत्रण में हो गए अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों के एक अधिकारी को बोला कि सबका बॉस बना दे, भारत में जहाँ जहाँ हमारा शासन है उसका बॉस बना देते हैं एक को। तो ये जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर, इसको शक्तिशाली बना दिया। इन तीनों गवर्नर से इसको ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, गवर्नर जनरल। अब बाकी बम्बई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर कहलाए, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था उसका पदनाम बदलकर क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो 3 इनके गवर्नर हैं, इनका बॉस कौन है, जो भी बंगाल का गवर्नर होगा वो बॉस होगा, और उसका पदनाम क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बंगाल के गवर्नर के अधीन हो जाएंगे, गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। तो पहला चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ ये कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब दूसरा तथ्य रटने की जरूरत नहीं है ना, दूसरा तथ्य इसी से, बंगाल 3 गवर्नर थे, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया, इसी से कनेक्ट कर कर क्या आ जाएगा, बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। समझ गए, उसके अधीन कर दिए, ये रिलेट करके आ जाएगा ना, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है, और उसकी बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या बनाया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। अकेला थोड़ी काम करेगा, उसकी ऑफिस एक कार्यकारी परिषद बनेगी, और उसमें और कितने सदस्य होंगे, 4। तो बंगाल के गवर्नर, पहला फैक्ट आपको याद रखना है, बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई, कितने सदस्यों की, 4। ठीक, और एक जो इससे रिलेट करके आपको याद रख सकते हो, पीएससी बड़े एग्जामों में पूछेगा ये, कि बंगाल के गवर्नर जनरल बनते ही हुआ क्या, बम्बई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। दूसरा, और इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। और आपको बता दूं, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनने से पहले, उससे पहले बंगाल का गवर्नर था। आपको बता दूं, इसके
इतिहास में 2 श्रेय इसको दिया जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही है। रॉबर्ट क्लाइव बताया था बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर मतलब जब यही गवर्नर था तब रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल भी यही हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को कैसे याद रखोगे? बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? आइए तीसरा, इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया था, अब अंग्रेजों का शासन आ गया है, इकट्ठा कर लिया। अब क्या करेंगे? उनका प्लान हुआ सुप्रीम कोर्ट। ये देखो, ये जहां भी यहाँ उच्चतम न्यायालय लिखा है ना, यहाँ लिखोगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बदलोगी नोट्स और पीपीटी दोनों में। ये क्या ट्रांसलेशन हो गया है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट में, अब इसको क्लियर देखो, 2, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो 1774 में इसी अधिनियम के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अंग्रेजों ने। कहाँ की? कलकत्ता में। कहाँ की? कलकत्ता में ना। 1774, ये भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता भी बोल्ड होगा, है ना। और कितने न्यायाधीश? 4, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। अब आपसे पूछेगा मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। तो 1774 के, याद देखो कितने तथ्य हैं। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। और इसी अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता। कब की गई? 1774। कितने न्यायाधीश थे? 4। कितने मुख्य न्यायाधीश हुए थे? न्यायाधीश है 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, नीचे है दिया हुआ, इम्पे, एलिजा इम्पे। तो 3 तथ्य हो गए भैया सर रेगुलेटिंग एक्ट में। पहला, बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनी। कितने सदस्य थे? 4। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भारत में। कहाँ? कलकत्ता में। कब की गई? 1774। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए। कौन? एलिजा इम्पे। समझ गए आप? अच्छा, और ये भी आपका चौथा पॉइंट, भारत में पहली बार शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले ना, एक बात बताओ, भारत में कोई लिखित संविधान था क्या? नहीं था। शासन का कोई लिखित संविधान नहीं होता था, राजतंत्र चलता था। राजा का मूड खराब है तो वो चूजा चोरी में भी फांसी पे लटका दे, और मूड अच्छा है तो हत्यारे को भी बरी कर दे। यही था उसकी मर्जी ना। माहिष्मती का वचन ही, मेरा वचन ही शासन, यही चलता था पहले। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार जब शासन स्थापित किया तो यहाँ पर एक बाकायदा लिखित अधिनियम के तहत वो करते थे। और इसी को इसीलिए क्या कहा गया? भारत में शासन के लिए पहला लिखित संविधान किसे कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। समझ गए? चौथा पॉइंट। अगला, अब ये सब रटने की जरूरत नहीं, बी फैक्ट है ये, और ये सब बी फैक्ट है ना। लिखित संविधान आप ये नहीं भूलोगे, भारत में शासन का पहला लिखित संविधान, पहला अधिनियम ही यही बना है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और एक और चीज़ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के रूप में आई थी। अब अंग्रेज़ों ने भारत में शासन के लिए पहला अधिनियम बनाया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब इस अधिनियम में और क्या काम होगा भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कार्य कर रही भारत में, इसको नियमित किया और नियंत्रित किया कि नहीं किया? नियंत्रित का स्पेलिंग कैसा है? नियमित और नियंत्रित किया। समझ गए ना? पहला एक्ट है तो अंग्रेजों का पहला अधिनियम क्या करेगा? इनके कामों को नियमित करेगा और नियंत्रित भी करेगा कि भैया ये जो लिखा हुआ है इसी के अनुसार चलेगा। एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, एक तो पहला संविधान जीके के रूप में याद रखना, और एक और होगा इसमें
पहली बार इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, ये देखो, ये कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये अभी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, दीवानी अधिकार तो मिल ही गया उनको, खूब पैसा माल छाप रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, अब कंपनी को चूना लगाने के लिए, कंपनी को पता न चले, तो प्राइवेट व्यापार भी शुरू कर दिया। और क्या करते थे, और भारतीय लोगों से रिश्वत लेते थे, है ना। रिश्वत उपहार के रूप में, कभी पैसे के रूप में ले लें तो कभी उपहार के रूप में ले लें, उपहार भी तो रिश्वत है। तो पता चला कि कंपनी के अधिकारियों को पता चला कि कंपनी को प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, लेकिन और भी प्रॉफिट हो रहा था जो कर्मचारी चूना लगा रहे हैं। तो इस अधिनियम में क्या किया गया भैया, एक सख्त प्रावधान बना दिया कि अब कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा भारत में, और भारतीय लोगों से कोई उपहार और रिश्वत नहीं लेगा। तो ये 5 बिंदु आपके हो गए क्लक्स 80% वाले, है ना। अब अपन क्या करेंगे दीपा, ये 5 बिंदु जो है ना, ये ऊपर रहेगा, बाकी जो बच गया वो बी फैक्ट में नीचे ले आएंगे ना, समझ गए। अब ये बाकी ये सब रटने की जरूरत नहीं, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इसी एक्ट के तहत। कैसे भैया, अंग्रेजों का बंगाल में भी कब्जा, बम्बई में भी कब्जा, और क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल, एक ही अधिनियम के तहत सबका पालन होना है, इसी को क्या कहा गया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हर चीज़ रटनी नहीं है ना, केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी से तो रखी गई भैया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, एक अधिनियम बन गया, और इसी के तहत सबको पालन करना है। उसके बाद देखो, प्रथम बार कंपनी के राजनीतिक कार्यों, प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भाई भारत में आए थे व्यापारी के रूप में, और इन्होंने कब्जा कर लिया, बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या कोई मान्यता थी क्या, कोई अधिनियम ही तो पहला अधिनियम बना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत क्या किया गया, कंपनी के जो भी कंपनी अब यहाँ पर राजनीति कर रही है, जो भी प्रशासन कर रही है, उसके कार्यों को मान्यता इसी से तो मिलेगी। ठीक कि भैया हाँ, ये हमारे प्रतिनिधि हैं और कंपनी का शासन भारत में चल रहा है। क्लियर हो गया। तो 5 बिंदु जो आपको याद रखना है एकदम कंठस्थ, वो क्या है, सबसे पहला, बंगाल का गवर्नर का पदनाम बदलकर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ, कलकत्ता। कब, 1774। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना, एलिजा इम्पे। तीसरा जो बिंदु है जो अपने को याद रखना है वो क्या है, प्रथम लिखित संविधान यही है भारत में, शासन का प्रथम लिखित संविधान यही है। चौथा जो अपने को याद रखना है वो क्या है ना, कि जो ये कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया, किसके लिए, निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर। और यही क्या है, पहला केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने वाला। और बाकी तो आप रिलेट कर लोगे, बाकी तथ्य कैसे, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, मतलब मद्रास और बम्बई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के बनी, उसमें कितने सदस्य थे, 4। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ये सब रटने वाली चीज़ें नहीं है, जब भी करो 2-3 बार ध्यान से पढ़ के निकल जाओ, बीफ है ना। लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स में वही क्रक्स आएगा 80%, और भी पूरा एकदम लाइन से लिखा हुआ, छोटा शॉर्ट नोट्स में। ठीक, केंद्रीय प्रशासन की खत्म। आइए अगला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब हुआ क्या भाई, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट खुल गया कलकत्ता में। अब साला दोनों में झगड़ा होने लगा कि यहाँ तक मेरी शक्ति है, गवर्नर जनरल अपना झगड़ा करने लगा तो नहीं मेरी शक्ति में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोलता था नहीं ये हमारी शक्ति में आएगा। 1773 में क्लियर डिमार्केशन, क्लियर शक्तियों का सीमांकन नहीं किया गया था। ये त्रुटि निकल कर सामने आई कि 1773 ने बंगाल के गवर्नर जनरल
और सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों का विभाजन क्लियर कट नहीं किया था। अब इसी त्रुटि को सुधारने के लिए अंग्रेजों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उद्देश्य क्या था भैया? तो कमियों को दूर करने के लिए तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा गवर्नर जनरल की परिषद तथा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच के संबंधों का सीमांकन किया गया। बीच के संबंधों का सीमांकन मतलब यहाँ तक गवर्नर जनरल की शक्ति और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की शक्ति होगी। बात समझ गए? तो ये हो गया। तो इसका मकसद क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का? गवर्नर जनरल के परिषद और सुप्रीम कोर्ट के संबंधों का सीमांकन किया गया ना। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? इनके न्याय क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन किया गया। न्याय क्षेत्र मतलब यहाँ तक गवर्नर जनरल के पावर होगा, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का पावर होगा। बस इतनी चीज़ ये हो गई। अगला आइए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विलियम पिट्स। और विलियम पिट्स प्रधानमंत्री था, है ना, तो इसका नाम इसने पारित करवाया था, तो इसका नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इंटरेस्टिंग, इस समय भी बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही है। कभी लटके झटके पूछ देखे, जब पिट्स इंडिया एक्ट बना तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग ही था, है ना। यही चला आ रहा है ना, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन टेस्टिंग्स लिखा है पगली, हेस्टिंग्स, और ये लगेगा, है ना, ठीक। हाँ, अब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो सी खासियत, पहले समझो। जब कंपनी यहाँ व्यापार करने आई, कंपनी में होते हैं निदेशक मंडल, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, है ना। एक बहुत बड़ी कंपनी होती है तो बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, तो उनको बोलते हैं निदेशक मंडल। क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल। तो लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पकड़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में। तो कंपनी का एक निदेशक मंडल वहाँ था लंदन में, वही पूरा संचालित करता था, बागडोर उसी के हाथों में थी। लेकिन अब अंग्रेज़ों को लगा, अंग्रेज़ देखने लगे कि साली कंपनी के कर्मचारी अधिकारी जो भी भारत से आ रहे हैं, एकदम जहाज में एकदम लग्जरी सामान और खूब पैसा कमा के आ रहे हैं। अब वहाँ इंग्लैंड की महारानी को खबर पहुँची कि साला अब्बड़ माल कमाते हैं मन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले में। तो फिर वो बोली साला कुछ ऐसा किया जाए कि इतना कमा रहे हैं, हमने इनको अधिकार दिया है, हमने इनको अधिकार दिया कि जाओ भारत में व्यापार कर सकते हो, इतना माल कमा रहे हैं और इंग्लैंड को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब उन लोगों का आंख गड़ गया है। अब वो बोले साला इनको हम नियंत्रित करेंगे, कंपनी की जो भी गतिविधि भारत में चल रही है अब इसको हम नियंत्रित करेंगे। तो ये बनाते हैं एक और निकाय, नियंत्रण बोर्ड। क्या बनाते हैं? नियंत्रण बोर्ड। निदेशक मंडल पहले से है, कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए निदेशक मंडल पहले से है, लेकिन अब बनाया जाएगा क्या? नियंत्रण बोर्ड। किसकी स्थापना की जाएगी इस अधिनियम के तहत? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अब कंपनी की जो गतिविधियां हैं भारत में, वो दो निकाय नियंत्रित कर रही हैं, एक नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक मंडल। दो निकाय हो गए अब, और इसी दो निकाय जो कंट्रोल कर रही थी कंपनी की गतिविधियों को, इसको कहा गया दोहरा शासन। क्या कहा गया? तो भारत में दोहरा शासन प्रारंभ हुआ किस अधिनियम के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये कीवर्ड आ गया आपका, कौन सा? दोहरा शासन। भारत में दोहरा शासन मतलब डुअल रूल कब प्रारंभ हुआ? किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसको आपको समझाना है कि दोहरा शासन कैसे बोल रहे हो आप। तो बोलेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, निदेशक मंडल पहले से था और दो निकाय हो गए अब, और इन्हीं दो निकायों को क्या कहा गया? दोहरा शासन। समझ गए आप पूरे शॉर्ट में।
अब निदेशक मंडल क्या करेगा भाई? निदेशक मंडल का मुख्य कार्य क्या है? व्यापारिक मामले देखना। और नियंत्रण बोर्ड क्या देखेगा? कंपनी जो प्रशासन शासन जो चला रही है यहाँ भारत में, उस मामले को कौन देखेगा? नियंत्रण बोर्ड। और कंपनी के व्यापारिक मामले कौन देखेगा? निदेशक मंडल। यही तो दोहरा निकाय हुआ ना, दोहरे शासन की व्यवस्था, कि भैया देखो निदेशक मंडल पहले से था ना, अब नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में दो प्रकार की गतिविधियां हैं, एक व्यापार भी कर रहे हैं और एक प्रशासन भी चला रहे हैं। तो व्यापारिक मामले कौन देखेगा? निदेशक मंडल। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक मामले कौन देखेगा? नियंत्रण बोर्ड। और इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? दोहरा शासन। क्लियर है? ठीक, आइए। अच्छा, अब इस अधिनियम के तहत पहली बार अंग्रेजों ने जितने भी कब्जा कर रखे थे क्षेत्र, पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। आपसे पूछा जा सकता है किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया? अब सीधा भैया ये हमारा है। पहली बार इस अधिनियम से अंग्रेजों ने क्लेम किया कि कंपनी ने भारत में जितने भी क्षेत्रों पर अधिकार किया है, ये वास्तव में किसका आधिपत्य है इस पर? अंग्रेजों का, ब्रिटिश का। तो पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के अधिकार में क्षेत्रों को क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ये एक प्रश्न बन गया। आइए, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर, अब देखो नियंत्रण बोर्ड बना तो यही क्या है? नियंत्रण बोर्ड बना ना। तो नियंत्रण बोर्ड क्यों बना? कि कंपनी की सारी गतिविधि जो भी हो, व्यापारिक प्रशासनिक जो है ना, प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य हैं, प्रशासन ही संभाल रहा था ना नियंत्रण बोर्ड। तो ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण मिल गया नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से। वही तो है क्या? ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासनिक संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया। वही तो हुआ ना, नियंत्रण बोर्ड बनाया तो क्या हुआ? नियंत्रण मिल गया उनको। तो कंपनी जो भी गतिविधि कर रही है, अब उस पर नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का। बात क्लियर हो गई? 3 बिंदु ही है यहाँ पर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 3 बिंदु एकदम शॉर्ट में आपके नोट्स में पहुँचना चाहिए। पहला क्या है भैया? पहला ये है भारत में दोहरा शासन प्रारंभ, है ना। देखो शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो। अब पिट्स इंडिया एक्ट को मैं क्या करूँगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब मैं इसको शुरू करूंगा भारत में दोहरा शासन। भारत में दोहरा शासन प्रारंभ, दोहरा शासन आरंभ, प्रारंभ नहीं होगा, क्या होगा? आरंभ। पहली बार शुरू हुआ ना, उसमें प्रारंभ लिखा है क्या? काट दो, आरंभ करो उसे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई शासन नहीं था, आरंभ हुआ। ठीक। अब दोहरा शासन को मैं क्या करूंगा? एरो खींचूंगा। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। क्या किया गया? दोहरा शासन बनाने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। अब मैं क्या करूंगा? यहां पर व्यापार निदेशक मंडल देखेगा। व्यापार कौन देखेगा? निदेशक मंडल देखेगा। और कंपनी का प्रशासन कौन देखेगा? नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड देखेगा। हो गया। दूसरा बिंदु क्या था भैया? कंपनी के क्षेत्रों को, कंपनी के क्षेत्रों को क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। क्षेत्र भी लिखने की जरूरत, ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। और तीसरा क्या था? तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से समझ जाओ। ब्रिटिश आधिपत्य मतलब कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण, बस समझ जाओ, कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण। अब उतना लंबा लंबा लाइन के बजाय एक इस तरीके से शॉर्ट में आ गया मेरे पास। अब आप जितनी बार रिवीजन करोगे ये शॉर्ट और छोटा होता चला जाएगा।
ना, और छोटा होता चला गया। 3 बार अगर आप किसी विषय को गुजर गए हो, आपके पास एक परफेक्ट शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। मतलब परीक्षा आया, भले ही पीएससी प्रीलिम्स हो, अगर आपने 3 बार विषय को कायदे से तैयार किया है, 2 महीने में 3 महीने में आप पूरे से नोट्स तैयार करो और लास्ट के 1 सप्ताह में पूरे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके पूरा विषय आपके सामने हो जाएगा। ये हो गया ना। तो फिट्स इंडिया एक्ट समझ गए। अब आइए चार्टर अधिनियम। अब बारी किसकी आ गई? चार्टर अधिनियम की। चलो भैया, चार्टर अधिनियम। जब प्रथम चार्टर अधिनियम 1793 में आया, इस समय कौन था? कॉर्नवालिस। इस समय कौन था? कॉर्नवालिस। तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस। इस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को शक्ति दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस, है ना। एक और चीज, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था? देखो, अंग्रेजों ने अब एक छोटी सी सेना भी बना ली है ना। अब उस सेना का जो मुखिया था उसको क्या बोलते थे? कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसका सदस्य होता था। लेकिन प्रथम चार्टर अधिनियम में क्या किया गया? नहीं भैया, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा। केवल 2 चीज़ याद रखना है प्रथम चार्टर अधिनियम में। इस समय गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? कॉर्नवालिस। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस। और दूसरा क्या? कमांडर इन चीफ, है ना, ये गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा। क्लियर? अगर आप मुझे पूछोगे इसके आने के चांसेस कितने, तो मैं बोलूँगा मात्र 20%। टॉपिक में भी लिखता बताता जाता 20% का मतलब क्या हुआ? जब भी आप पहुँचो 2 बार ध्यान से पढ़ के गुजर जाओ, मर मर के रटने का नहीं ना। अब आ जाओ द्वितीय चार्टर अधिनियम। और जहाँ मैं 20% 30% नहीं बोलता, उसका मतलब 100% याद रखना है ना। आइए द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813। अब इसमें आप बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए। भारत में पहली बार कंपनी ने क्या किया? अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। मोनोपोली समझते हो ना? मोनोपोली, एकाधिकार। अभी कंपनी ने एकाधिकार क्यों स्थापित किया? कि भारत में अकेले अंग्रेजी नहीं थे, फ्रेंच भी थे, पुर्तगाली भी थे, डेनिश भी थे। ये लोग सब अपना व्यापार अलग अलग काल में कर रहे थे। तो कंपनी ने अपनी शक्ति दिखाते हुए क्या किया? साला केवल कंपनी का एकाधिकार होगा, यहाँ पर स्थापित कर लिया। सबको दबाते हुए कंपनी ने एकाधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन भाई बार बार दबाव आ रहा था बाकी लोगों से, अरे यार तो वो अकेला खाएगा, हमको भी खाने दे, नहीं तो साला युद्ध होगा, संघर्ष होगा। तो फिर क्या किया? कंपनी ने द्वितीय चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार कंपनी ने अपना एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया। आंशिक क्यों बोल रहा हूँ? भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो, आंशिक। आंशिक, आंशिक रूप से। क्यों आंशिक रूप से बोल रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ने अभी भी 2 चीज़ों पर एकाधिकार अपने पास ही रखा था। एक, चीन के साथ अफीम का व्यापार, चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय का व्यापार। चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय का व्यापार, कि मतलब चीन के साथ अफीम केवल व्यापार हम ही करेंगे, अभी भी एकाधिकार है हमारा। और चाय का व्यापार पूरे भारत में वो भी हम ही करेंगे। इसके अलावा जितने भी व्यापार हम करते हैं उसमें एकाधिकार हम समाप्त कर रहे हैं। मतलब आइए आप भी व्यापार कर सकते हो। तो बात समझ रहे हो? क्या बोला? पहली बार कंपनी ने अपना एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया? द्वितीय चार्टर अधिनियम। लेकिन क्या पूर्ण रूप से? ना, आंशिक रूप से। किन 2 व्यापारों को छोड़कर? चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय का व्यापार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार अंग्रेजों ने इस अधिनियम के तहत अपना व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया था। कौन से 2 व्यापारों को छोड़कर? चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय का व्यापार। इसी अधिनियम के तहत एक और व्यवस्था की गई थी। कभी ये भी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने ना बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने वो सोचते थे
वो क्या सोचते थे कि साला इतना इनकम हम भारत से कर रहे हैं और यहाँ के लोग बहुत अशिक्षित हैं, असाक्षर हैं। मतलब होता क्या था कि केवल, अब अंग्रेज़ों का ऐसा कहने का मतलब क्या था, केवल जो सवर्ण थे उन्हीं को शिक्षा का अधिकार था, बाकी लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया नहीं था कि उनके अधिकारों को छीन के रखा था, नहीं तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं। तो वो देखते थे बाकी पूरी जो 90% जो भारत की जनता वो उनको गरीबी में जी रहे हैं, है ना, साक्षर नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए, कि भैया सबको इतनी शिक्षा तो मिलनी चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, उस समय का 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान की व्यवस्था की गई थी। इसमें 1 लाख रुपए प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का अनुदान। ये बात अलग है कि हुआ क्या, मैं तुमको बता, अंग्रेजों ने व्यवस्था तो कर दी, लेकिन यहाँ के जो राजा महाराजा ब्राह्मण जो उनका प्रभाव था, उन्होंने ना 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 ना, तो उनके विरोध पर ये कभी खर्च हुआ ही नहीं। खर्च नहीं हुआ, इनका प्रावधान किया था भाई, होता करने ही नहीं दिया ना उन लोगों ने, इसलिए कभी भी ये। लेकिन आपसे पूछेगा कि अंग्रेज़ों ने किस अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख का अनुदान का प्रावधान किया था, यही द्वितीय चार्टर अधिनियम, ठीक। और तीसरा वाला 20% चांस है इसके कि भारत में जितने भी चर्च थे, देखो एक चर्च में होता मुखिया कौन होता, पादरी होता है, फादर बोलते हैं, मतलब मेरे समझ में नहीं आता। ऐसे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते पढ़ते हम बोलते फादर बोलते हैं, हिंदी में पादरी बोलते हैं, है ना। तो फादर तो एक चर्च में एक मुखिया होता है, फादर होता है, और एक क्षेत्र में जितने भी चर्च होते हैं उन सब के मुखियाओं का मुखिया होता है बिशप, ईसाइयों का धार्मिक प्रमुख। तो अंग्रेजों ने भारत में जितने भी चर्च स्थापित किए थे उनके वो किसके नियंत्रण में कर दिए गए, बिशप के। किसके नियंत्रण में कर दिए गए, बिशप के। और भाई बिशप को सैलरी भी मिलेगी, और उसको जो सैलरी मिलती थी वो भारतीय राजस्व से, अंग्रेज अपने पास से नहीं देते थे, भारत से जो राजस्व प्राप्त करते थे ना सैलरी, उसको यहाँ से देते थे। उतने चांसेस नहीं, लेकिन ये 2 याद होना चाहिए कि द्वितीय चार्टर अधिनियम में 2 व्यवस्थाएं हुई। एक, कंपनी ने पहली बार आंशिक रूप से भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, दो व्यापार को छोड़कर, और चीन के साथ अफीम का और चाय का व्यापार। दूसरा कि प्रारंभिक शिक्षा, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए अनुदान की व्यवस्था की गई थी। तृतीय चार्टर अधिनियम 1833। अब देखो एक और चीज़ चेंज आने वाला है। 1773 में बंगाल का गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब फिर से पदनाम बदलने वाला है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बदलकर हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि अब तक और क्षेत्र विस्तृत हो गया अंग्रेजों का। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल। एकदम स्पष्ट सीधा कि भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तृतीय चार्टर अधिनियम 1833, है ना, समझ गए आप। लेकिन इसके साथ एक और चीज की गई। अभी देखो जब क्या हुआ कि पहले जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो बंबई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनकी विधायी शक्तियों से भी वंचित कर दिया जाएगा। क्योंकि हाँ, कि बंबई का गवर्नर भाई वहाँ का कानून व्यवस्था के लिए विधि बना सकता है, पहले क्या व्यवस्था थी, और मद्रास का गवर्नर वहाँ के लिए बना सकता है। लेकिन जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया, छीन ली गई। भाई भारत को जो गवर्नर जनरल जो विधि बनाएगा वही पूरे भारत में लागू। बात क्लियर हो गई।
तो रिलेट करके, दूसरा चीज़ रिलेट करके याद रखना। अब आपको क्या याद रखना है, तृतीय चार्टर अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। अब इसी से रिलेट करके याद रखना है। अब क्या हुआ, बम्बई और मद्रास के गवर्नर विधायी शक्ति से वंचित कर दिए गए। बात क्लियर है? आगे चलो। अब देखो, पहली वाले अधिनियम में द्वितीय चार्टर में क्या हुआ, आंशिक रूप से समाप्त। इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त। पूर्णतः शॉर्ट में लिखोगे क्या, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। अब नहीं भाई, अब कोई एकाधिकार नहीं है, भारत में अन्य लोग भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो द्वितीय चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, आंशिक रूप से, और तृतीय चार्टर अधिनियम में वह पूर्णतः समाप्त। ठीक, अच्छा। अब मान लो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, तो कंपनी अब विशुद्ध क्या बन गई, व्यापारी के रूप में आए थे लेकिन अब विशुद्ध क्या बन गई, ये पूछेगा नहीं। आगे आओ, ये वाला आपको इसको मर मर के रटना नहीं है। ये वाला क्यों ये रटना नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, पहली बार सिविल सेवकों की खुली भर्ती का प्रयास हुआ, इसमें किया गया था प्रावधान, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल था ना जो, उसने इसको लागू करने से मना कर दिया कि नहीं भैया। अच्छा, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का मतलब समझ लो आप, भारत में केवल गवर्नर जनरल और नीचे नीचे जिला स्तर पर अधिकारी चाहिए, जैसे आज कलेक्टर और आईपीएस चाहिए। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा लेते थे, जैसे आज यूपीएससी आईएएस आईपीएस होता है ना, आईएएस, तो वैसे ही अधिकारियों के लिए परीक्षा लेते थे वो लोग। एक को कोवेनेंटेड बोलते थे, एक को अनकोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड बोले तो बड़े अधिकारी, और अनकोवेनेंटेड मतलब कर्मचारी, तो इनकी परीक्षा लेते थे वो लोग। भारतीय मांग करते थे कि सालों देश हमारा, आके कब्जा करके बैठे हो, है ना, कम से कम ये जो अधिकारी नियुक्त करते हो शासन के लिए, भारतीयों को भी तो मौका दो। मांग चल रही थी। अंग्रेजों ने इस मांग को ध्यान में रखा और तृतीय चार्टर अधिनियम में इन्होंने व्यवस्था की सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का। खुली प्रतियोगिता मतलब भारतीयों के लिए भी खुल गया, लेकिन प्रयास हुआ, इसको प्रयास हुआ इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन निदेशक मंडल के विरोध के कारण ये लागू नहीं हुआ। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अगले में आप जरूर याद रखोगे, लेकिन उसका प्रयास ठीक है अधिनियम पहले। अगर कभी पूछा पहली बार सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का प्रयास किस अधिनियम के तहत हुआ, तृतीय, लेकिन पहली बार प्रावधान किस अधिनियम में हुआ, 53, खुला यहाँ। ठीक, ये याद रखना, नहीं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया इसके तहत। तो ऐसा बोलो, बस ये याद रखो, प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, इसी अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मकाले, लॉर्ड मकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तृतीय चार्टर अधिनियम, और अध्यक्ष कौन थे, मकाले। और कब बना, लटके झटके पूछ सकता है, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834। ठीक, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दास प्रथा, दास प्रथा समझ रहे हो ना, बेचे जाते थे नौकर, लड़कियां और ये दास, ये लोग खरीद के ले जाओ, फिर वो जीवन भर उनका दास रहता था, खाने पीने को दे देते थे बस, कोई वेतन वतन कुछ नहीं, ये था दास प्रथा। तो अंग्रेज़ों ने इसको गैर कानूनी, इसी अधिनियम के तहत उन्होंने क्या किया, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, अपराध हो गया, अब दास नहीं बना सकते आप। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक याद रखनी है। कल हम शुरू करेंगे। देखो थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको बताना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा ना, उसके बाद अपन लय पकड़ लेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाओ, याद करना सीख जाओ, उसके बाद तेजी पकड़ लेंगे।
आओ तो बाहर से। इस बार परसेंटेज का बना था क्या? नहीं वो मैं दूंगा वाला वो वाला परसेंटेज चालू हो गया। परसेंटेज का कौन सा वाला बिजनेस में उसका ब्यूटी बनाया ब्यूटी तो कंप्लीट है क्या पूरा ब्यूटी पूरा? लेकिन बीच बीच का गायब तो नहीं है ना, पूरा है ना कंप्लीट? देख लेना क्योंकि बीच का गायब रहता है, पूरा रहता है लेकिन बीच बीच का ना गायब रहता है।